सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में आधे अधूरे नाटक का जो दूसरा वो थी प्रस्तावना। मोहन राकेश जी का जो आधे अधूरे नाटक है उसकी क्या प्रस्तावना है देखें। तो जो नाटक है, मोहन राकेश जी ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जैसे लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, है ना, रंगमंच आदि आदि। उसमें बहुत बहुत ही सुंदर और एक मध्यम परिवार पर लेकर जो शहर में निवास करता है उसमें लिखा है इन्होंने आधे अधूरे नाटक। आधे अधूरे नाटक के आधे अधूरे नाटक के विषय में इस नाटक में स्त्री पुरुष का संबंध, उनका चरित्रांक, परिवेश, भाषा शैली, भाषा संवाद, विवेचन और विश्लेषण का प्रयत्न किया गया है। राकेश जी की इस नाटक में 19 और 26 जनवरी तथा 2 फरवरी 1969 को साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग में यह 3 अंकों में प्रकाशित हुआ है। साथ ही इसके अभिमंचन की भी तैयारी चल रही है। ये दिल्ली की नाट्य संस्था देशांतर द्वारा ओम शिवपुरी के निर्देशन में 2 मार्च 1969 को प्रदर्शित भी कर दिया गया है। कुछ ही समय के अंतराल से इसका पुरस्कार प्रकाशन भी होना है। राकेश जी की रचनाओं पर अपने जीवन की बहुत अच्छी छाप पड़ी है। इससे स्पष्ट होता है कि राकेश जी ने जो नाटक लिखा है उसमें उनके परिवार, उनके परिवेश, उनके पात्र, अनुभव आदि का जो सारांश है वो आधे अधूरे नाटक में मध्यम परिवार की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया गया है। मध्यम वर्ग के पारिवारिक और सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका प्रभाव हमारी पारिवारिक और सामाजिक संरचना पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कितनी अच्छी बात कही है कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसका हमारे पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जो पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर जो गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जो संयुक्त परिवार और एकल परिवार में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है आधे अधूरे जीवन का। आज हमारे परिवारों की बड़ी विडंबना हो गई है। मैंने अभी पूर्व में बताया था, अभी 2 मिनट पहले ही बताया था आपको कि आज व्यक्ति शहरीकरण की ओर भाग रहा है, नगरों में रहना ही नहीं चाहता, ग्रामों में रहना ही नहीं चाहता, गांवों में रहना ही नहीं चाहता है। चाहे वो शहर में जाकर एक कमरे के मकान में रह लेगा, एक छोटा सा किचन है, एक कमरा है, बालकनी है, इतनी सी जगह में 10-10 लोग एक घर में रह लेंगे, वो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और तो और एक मजे की बात बताएं आपको, मैंने तो यहाँ तक ये भी सुना है, हमारे एक परिचित उनके विषय में आपको बताते हैं कि उनका बेटा अपने माँ बाप से कहता है कि माँ मुझे जाना है, मुझे विदेश जाना है, मुझे शहर जाना है, कहीं भी जाना, विदेश जाना है, शहरीकरण की ओर जाना है, मुझे किसी औद्योगिक नगरी में जाना है, राजधानी में जाना है, आदि आदि। माँ बाप ने बहुत मना किया कि बेटा अपने यहाँ इतनी गाय हैं, भैंस हैं, खेत है, खलियान है, किसानी है, दूध है, सब कुछ है बेटा, इतना बड़ा मकान है, इसको कौन संभालेगा, आप जब शहर की ओर चले जाओगे। बेटा नहीं माना, बेटे ने अपनी जिद रखी, माँ बाप तैयार हुए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ देते हैं,
उनकी कोई स्वार्थिक भावना नहीं होती है। और जब वो निस्वार्थ देता है और बच्चे की हट के आगे माँ बाप की नहीं चली, माँ बाप ने अपनी संपत्ति में से एक हिस्सा बेचा और बच्चे को दे दिया कि बेटा जाओ, विदेश जाओ, शहरों में जाओ, बहुत कामयाब होना और अपने माँ बाप का ध्यान रखना। बेटा चला गया, लेकिन जब बेटे ने वहाँ का खर्चा देखा, वहाँ का रहन सहन देखा, आर्थिक तंगी के कारण या मध्यम परिवार के कारण वो इसको सहन नहीं कर पाया। लेकिन जो उसकी पत्नी है वो वापस गांव आने नहीं देती है। इधर माँ बाप बड़े शान शौकत से कहते हैं कि मेरा बेटा शहर में है, मेरा बेटा बाबू है, मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है। और उधर बेटे ने फल की दुकान लगा रखी है, एक हाथ ठेले पर फल की दुकान लगाता है और उससे अपने परिवार का खर्चा चलाता है। लेकिन उसकी मानसिकता ये बन गई है कि मुझे शहर में रहना है। तो निश्चित रूप से ये नगरीकरण, औद्योगिकरण देख लें या शहरीकरण की ओर देख लें, जो ग्रामों से लोग पलायन कर रहे हैं, शहर की ओर भाग रहे हैं। और वैसे ही आज का व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करता। एकल परिवार में पति पत्नी और बच्चे, सारे रिश्ते खत्म, कोई भी रिश्ता वहाँ नहीं रह गया। संयुक्त परिवार में जहाँ है वहाँ दादा दादी भी है, पापा मम्मी भी है, चाचा चाची भी हैं, बुआ जी भी हैं, और भी घर के अन्य सदस्य, ताऊ जी भी हैं, उनके भी बच्चे हैं। संयुक्त परिवार में कितने सारे लोग रहते हैं। तो आज का जो बच्चा है, जब वो एकल परिवार में रह रहा है तो उसकी मानसिकता कैसी बन गई है, हटीली। वो अपनी चीज़ किसी को शेयर करना नहीं चाहता, वो अपनी चीज़ किसी को देना नहीं चाहता है। क्यों नहीं देना चाहता है? वो अपनी चीज़ किसी को भी देना पसंद नहीं करता है, इसकी मानसिकता। और यदि वही बालक संयुक्त परिवार में रहता तो एक अमरूद भी है जिसके 10 पीस किए जाते और 10 टुकड़े करके 10 भाई बहनों में बांटा जाता और 10 भाई बहन बड़े खुश रहते। अब इसका मध्यम परिवार पर क्या असर हुआ, एकल परिवार का और संयुक्त परिवार का? क्योंकि संयुक्त परिवार से तो लोग भाग रहे हैं और जा रहे हैं एकल परिवार की ओर, तो मध्यम परिवार पर भी उसका असर पड़ा है। मान लीजिए अब ये सब रिश्ते खत्म होने के लिए जा रहे हैं। आप तो हमारा एक बच्चा, पहले हम दो हमारे दो थे, अब तो और स्थिति विकट हो गई है, हम दो हमारा एक। अब वो बच्चा, पहले हम अपनी तरफ देखें कि मान लीजिए हमारा पड़ोसी से झगड़ा हुआ तो सब लड़ने को तैयार हैं, चाचा चाची भी लड़ने को तैयार हैं, दादा दादी भी लड़ने को तैयार हैं, बुआ फूफा जी भी लड़ने को तैयार हैं, मामा मामी भी लड़ने को तैयार है हमारे बेटे से ऐसा बोला। बट आज स्थिति कितनी विपरीत है। आज जब एकल परिवार है, एक बच्चा है, जब उसकी शादी होगी और उसके बच्चे होंगे, वो किससे कहेगा बुआ, कौन बुआ होंगी, किससे कहेगा मामा, कौन मामा होंगे, किससे कहेगा चाचा, कौन चाचा होगा, कौन चाची होंगे, किससे दीदी कहेगा, किससे भाभी भाई कहेगा। सारे रिश्ते खत्म हैं, कौन उसके लिए लड़ेगा? कोई भी नहीं। एकल परिवार की स्थिति और भयानक होती चली जा रही है। तो आपको समझ में आया होगा कि राकेश जी ने जो नाटक लिखा है आधे अधूरे, उसमें विशेष तौर से 2 चीज़ों पर गहरा संबंध स्थापित किया है, एक मध्यम परिवार और एक एकल परिवार पर उस परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ा है। तीसरा उद्देश्य है मध्यम वर्गीय जीवन और आधे अधूरे का कथ्य। मध्यम वर्गीय जीवन, बहुत देर से हम आपको समझा रहे हैं कि मध्यम वर्गीय जीवन क्या होता है। आधे अधूरे न केवल समकालीन हिंदी नाटक है,
बल्कि राकेश जी के पूर्ववर्ती दोनों नाटकों से भिन्न आधुनिक मध्यम वर्गीय जीवन, अनुभव और परिवेश से सीधे साक्षात्कार करने वाला पहला नाटक है, पहला प्रामाणिक और सार्थक नाटक है। यह नाटक महानगर की भारतीय जीवन शैली पर विशेष संबंध रखता है। आज महानगरों में जो स्त्री पुरुषों के संबंधों में विसंगतियां आ रही हैं, उसका रेखांकन इस नाटक में किया गया है कि यथार्थ को समझने के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में मध्यम वर्ग की अवधारणा और इनकी विशेषताओं को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। अब हम देखते हैं मध्यम वर्ग की क्या अवधारणा है। क्या अवधारणा है, पहले हम समझें। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है व्यक्ति? सामाजिक। सामाजिक प्राणी किसे गया है? व्यक्ति जब समाज में रहता है, समाज में रहता है तो उसे क्या कहा गया है? सामाजिक प्राणी। जैसे विद्यालय को एक लघु समाज का रूप कहा जाता है। जैसे विद्यालय में भिन्न भिन्न विद्यार्थी पढ़ते हैं, भिन्न भिन्न जगहों से इकट्ठे होते हैं, आते हैं, और ना कोई जातिपंथ, ना कोई मध्यम निम्न परिवार, सभी बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा विद्यालयों में इसलिए यूनिफॉर्म चलती है ताकि बच्चों के अंदर ये किसी प्रकार का भेदभाव ना हो कि कौन सा बच्चा मध्यम परिवार का है, कौन सा बच्चा उच्च परिवार का है, कौन सा बच्चा निम्न परिवार का है। ये भेदभाव खत्म करने के लिए ही आज विद्यालयों के अंतर्गत यूनिफॉर्म, उनकी बैठक व्यवस्था आदि आदि सेम होती है। हम उनके फेस से पता नहीं लगा सकते कि कौन सा बच्चा मध्यम वर्ग का है और कौन सा निम्न वर्ग का है। तो जैसे विद्यालय को लघु समाज का रूप कहा गया है, वैसे ही पारिवारिक समाज में रहता है तो मनुष्य को क्या कहा गया है? एक सामाजिक प्राणी कहा गया है। अब वह अपनी आर्थिक स्थिति से, अपने सामाजिक स्तर से, अपने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह कई वर्गों में विभाजित हो गया है। कौन? समाज में रहने वाला व्यक्ति बहुत सारे वर्गों में विभक्त हो गया है। व्यक्ति को वर्ग विशेष में प्रतिष्ठित करने के लिए अब उस व्यक्ति को समाज में अपनी इज्जत बनाना है, वर्ग विशेष में प्रतिष्ठित होना है, तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा अपनी आय। अगर उसकी आय बहुत अधिक है तो वो संपन्न परिवारों में से कहलाएगा। फिर पूर्व संपत्ति, उसके पास कितनी संपत्ति है, उसका आर्थिक दृष्टिकोण क्या है, उसकी वंश परंपरा क्या है। वंश परंपरा यानी पूर्वजों से उसको प्यार वात्सल्य मिलता है कि नहीं मिलता है। और हमने पहले कहा जब एकल परिवार में तो ये परंपरा ही खत्म हो जाएगी। कहाँ से उसकी वंश परंपरा होगी, कहाँ से उसकी संपत्ति होगी, सब कुछ उसे अर्जित करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मध्यम परिवार की और उच्च मध्यम परिवार की बात चल रही है कि उच्च परिवार कैसे आगे बढ़ता है, तो मध्यम परिवार को क्या संघर्ष करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसकी आय, उसकी संपत्ति, उसका आर्थिक दृष्टिकोण, वंश परंपरा, रहन सहन का स्तर और शिक्षा, वो कहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहा है। आप शिक्षा की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हम बहुत अच्छा पॉइंट उठा सकते हैं कि मध्यम परिवार का जो व्यक्ति है बहुत हायर एजुकेशन की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता ना। वो कहाँ पढ़ा है? सरकारी स्कूलों में पढ़ा है। सरकारी स्कूलों में जो उसने शिक्षा प्राप्त की है, उसके बाद धीरे धीरे अपने प्राइवेट उसने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की है और वो आगे बढ़ रहा है। और एक उच्च परिवार का बच्चा है जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहा है, फिर वो विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो नेचुरली दोनों की शिक्षा में अंतर तो होगा। उस शिक्षा से हम अपनी मध्यम वर्ग की शिक्षा का तुलना
उच्च वर्ग की शिक्षा से नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अगर हम देखें निम्न वर्ग का, तो वो तो अशिक्षित ही पड़ा हुआ है, और अगर वो शिक्षा भी प्राप्त कर रहा है, वो विद्यालयों में जाता भी है, तो वो आजकल गवर्नमेंट ने एक नई नीति आप लोगों ने सुनी होगी, मिड डे मील चला दिया है, तो वो शिक्षा प्राप्त करना भी चाह रहा है, तो वो मिड डे मील के बहाने से अगर शिक्षा प्राप्त करता भी है तो जाता है, मिड डे मील लेकर घर आ जाता है। और फिर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा निम्न है कि वो बाल बच्चों से भी काम करवाने लगते हैं, जिसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, कोई होटलों में काम कर रहा है, कोई परचूने की दुकान पे काम कर रहा है, कोई सफाई का काम कर रहा है, कोई बर्तन का साफ कर रहा है, मतलब XYZ, उसको जो भी, कोई भट्टियों में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्रियों में काम कर रहा है। तो निम्न तबके का जो आदमी है, निम्न तबके के जो बच्चे हैं, वो तो बचपन से उनको काम करना सिखा दिया है। कहाँ उनका खान पान रहेगा, कहाँ उनका रहन सहन रहेगा, कहाँ उनकी बोली वाणी रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसे बोलो वाणी। तो जैसा खाओ अन्न, जब अन्न उन्हें अच्छा तो मिले तभी तो उनका मन प्रशस्त रहेगा, और जैसा पियो पानी, ना तो उन्हें पानी शुद्ध मिल रहा है जो उच्च परिवार के बच्चों को मिल रहा है, और मध्यम परिवार तो घिस ही रहा है, इसमें कोई दर ना वो उच्च तरीके की शिक्षा प्राप्त कर सकता है और ना ही वो निम्न तरीके का काम कर सकता है। तो हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि ये सारी चीज़ें हैं जो वो इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। आगे उन्होंने कहा कि आदिम कबीलों की आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक व्यवस्था मानव जाति की वर्ग विहीन स्थिति का संकेत देती है। जो आदिम जाति के लोग हैं, जो कबीले हैं, उनकी जो वर्ग विहीन की स्थिति है, वो हमने अभी बता दिया कि वो निम्न वर्ग की ओर चले जाते हैं, परंतु उसके बाद भी समाज और विशेषतः मध्य युग में उत्पादन व्यक्ति और व्यक्तिगत संपत्ति की बढ़ती हुई लालसा ने समाज को मुख्यतः शोषक और निम्न शोषित वर्ग में विभाजित कर दिया है। बहुत अच्छी बात कि जो समाज ने अब किसमें उच्च वर्ग शोषित और मध्यम वर्ग शोषित और निम्न वर्ग शोषित। उच्च वर्ग तो शोषित है ही नहीं, उच्च वर्ग तो उच्च ही वर्ग है। अब कौन शोषण किसका हो रहा है? मध्यम वर्ग का। शोषण किसका हो रहा है? निम्न वर्ग का। जब मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का शोषण हो रहा है तो फिर निम्न वर्ग तो निश्चित रूप से अब पीछे ही रह जाता है, उसका तो